Good morning all of you. This is DLED Haryana first year class. Paper number 1 is going on with me and unit number 3 जो हमने continue करेंगे आज, जिसको हमने already start किया हुआ है 2 classes से, तो आज इसको मैं try करती हूँ finish करने के लिए. This is unit number 3 जिसमें हमने last class में Kohlberg की theory पे discuss किया था moral development की. So वो I hope so सबको समझ आ गई थी. So today I'll discuss about emotions. Yes. हमने इमोशंस जो है वो लास्ट क्लास में जस्ट एक बिगनिंग करी थी, तो उसी को हम आगे आज कवर अप करेंगे. या बिगनिंग कर ली थी या स्टार्ट करना है? स्टार्ट ही करना है. हाँ ठीक है. आज हम मैंने इतना बताया था आप लोगों को, जो इमोशंस यानी संवेग होते हैं, आज हमने ये टॉपिक करना है संवेग. संवेग पेज नंबर 1 तो मैं पहले बता दूं सब बच्चों को, जो नए बच्चे भी हैं जो भी क्लास ले रहे हैं सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो पेज नंबर जो है हिंदी मीडियम में 148 और इंग्लिश मीडियम में 160 पेज नंबर है. ठीक है, यही है ना? ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस? तो इमोशंस जो है लैटिन भाषा की शब्द, पहले हम इस टर्म को ही देख लेते हैं कि कहां से निकली है. सो ये लैटिन भाषा के शब्द इमूवेयर से डराइव हुआ है. सो इमूवेयर का मतलब क्या होता है? एक तरह से स्टिर्ड अप. मैंने बताया भी था ये चीज. स्टिर्ड अप. स्टिर्ड अप का मतलब होता है उत्तेजित होना. उत्तेजित होना. प्लीज डोंट टॉक, कीप क्वाइट. उत्तेजित होने का क्या मतलब होता है कि बेसिकली जब हम किसी भी एक इमोशन से प्रभावित होते हैं या किसी भी ऐसे एक इमोशंस की सिचुएशन में होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम नॉर्मल से कुछ हटके हैं. जैसे हंसते हैं तो भी, रोते हैं तो भी, गुस्सा करते हैं तो भी. इमोशंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, हंसना, रोना, गुस्सा करना, डर जाना और घबराहट होना, ये सब इमोशंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. सो जब हम किसी भी ऐसी अवस्था में होते हैं, किसी भी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो उस समय हम नॉर्मल से चेंज होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज इमोशंस. जब नॉर्मल से किसी अलग अवस्था में है और ये एक सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है, उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली हमें वैसा फील होता है, वैसा रियलाइज होता है, और जो हम अपने इमोशंस की वजह से अपने आप को उस सिचुएशन में वैसा एक्सप्रेस कर पाते हैं. ठीक है. सो देखो इधर इमोशंस का क्या मतलब होता है, यहां से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. सो वुडवर्थ ने इसके बारे में क्या बताया है? संवेग किसी शरीर के उत्तेजित होने की अवस्था होती है. इमोशन इज अ मूव्ड और स्टिर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नॉर्मल है तो मतलब नॉर्मल है, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो ऐसे लगता है कि सामने वाले को मारे पीटे कुछ भी करें, और या फिर हमारी आंखें लाल हो जाएंगी और हमें बहुत तेज, हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज तेज चल रही होगी, और गुस्सा आएगा तो हमारा बीपी मुझे लगता है कि हाई हो जाता है, और हमारे दिमाग को समझ ही नहीं आता कि अगले व्यक्ति को हम कुछ भी बोल जाते हैं, और शायद इतनी गलती होती भी नहीं है सामने वाले की, लेकिन हम गुस्से में जो है और ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं. कई बार ये चीज होती है ना. तो इमोशंस जितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उतना ही ज्यादा हम जो है उनको एक्सप्रेस करते समय हमें पता ही नहीं चलता, हमारी मति मारी जाती है कि ये क्या कर दिया हमने, हमें बाद में समझ में आता है. उस समय कोई भी बात समझ नहीं आती है. तो वो इमोशंस की स्टेट, उस स्टेट को हम इमोशंस कहते हैं. इज इट ओके? अब जैसे देखो हम इसमें चाहे लव का इमोशन हो तो भी हमें समझ नहीं आता, हमें सामने वाले व्यक्ति की हर बात अच्छी लगती है, और अगर वो गलत भी होगा तो भी हमें वो अच्छा ही लगेगा. तो ये क्या है? अलग अलग एस्पेक्ट्स है इमोशन के. इज इट ओके? सो ये हो गया पहली डेफिनेशन. दूसरी गेट्स की भी आप कर सकते हो, जिसमें दिया हुआ है संवेग वे घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित होता है. मतलब नॉर्मल से हटके है तो इसका मतलब नॉर्मल शांत होगा, और नॉर्मल से हटके होगा तो मतलब अशांत, बेचैनी होगी अंदर से उसको कुछ ना कुछ. चाहे वो लव की फीलिंग हो तो भी बेचैनी होती है, और चाहे वो हेट की फीलिंग हो तो भी बेचैनी होती है. तो कुछ भी हो, लेकिन हमारे को जो है उसमें नॉर्मल से हटके हमारा उत्तेजना एक हमारे अंदर होती है. Emotions are episodes in which the individual is moved or excited. So इसे
इसे एपिसोड्स क्यों कहा गया है? एपिसोड का मतलब होता है जो एक टाइम पे खत्म हो जाता है। आधे घंटे का एपिसोड तुम टीवी में प्रोग्राम्स में देखते हो, 1 घंटे का देखते हो, तो एक खत्म हो जाता है। तो इसे एपिसोड क्यों कहा गया? क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति एक इमोशन के साथ रह ही नहीं सकता। तो कभी लव की भी फीलिंग आएगी, कभी गुस्सा भी आएगा किसी के ऊपर, और कभी रोना भी आएगा, कभी आप डरावनी पिक्चर देखते हो तो डर भी लग जाता है। सो किसी एक इमोशन के साथ हम कभी नहीं पूरा टाइम रह सकते, तो इसलिए इसे एपिसोड्स कहा गया है। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं नेक्स्ट आगे। दिस इज द मीनिंग, ऑल अबाउट मीनिंग। मीनिंग में आप ये सब बताएंगे एग्जाम में। फिर इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। मोनी कुमारी, स्क्रीन क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके डन, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो विशेषताओं में हम वो सब खास बातें पढ़ेंगे जो इमोशंस के समय हमारे ऊपर रहती है, हावी रहती हैं। तो देखो सबसे पहले आते हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस एंड फीलिंग्स यानी कि संवेग और भावनाएं। तो इसका मतलब क्या होता है? हर इमोशन के साथ कोई ना कोई फीलिंग जुड़ी हुई होती है, ठीक है? मतलब अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग। तो फीलिंग के साथ ही हम कनेक्ट होते हैं, या दुख वाला माहौल होता है या गुस्से वाला होता है, तो मतलब वो फीलिंग के साथ ही हम हर इमोशन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे आता है संवेग और मूल प्रवृत्तियां, इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स। हमारे इंस्टिंक्ट्स पता है क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट्स को हम हिंदी में बोलते हैं मूल प्रवृत्तियां। इसे बोलते हैं बेसिक सोमैटिक एक्साइटेशन। बेसिक सोमैटिक एक्साइटेशन, जैसे ये जो जन्म से होती हैं, इसे हम बोलते हैं इनबॉर्न टेंडेंसीज। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हर बच्चे में, हर व्यक्ति में ये टेंडेंसी हमेशा से होती है कि वो चीजों के बारे में जानना चाहता है, क्यूरियस होता है। सो जब वो क्यूरियस होता है, उस जिज्ञासा होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? उसमें कौन सा इमोशन होगा? जानने के लिए कौन सा इमोशन हर व्यक्ति में नजर आता है? एक्साइटमेंट होता है ना। सो वो एक्साइट हो जाता है चीजों को जानने के लिए, एक्साइटमेंट की वजह से ही। और जितना ज्यादा एक्साइट होगा उतना ही जल्दी सीखेगा चीजों को। तो इंस्टिंक्ट्स उन मूल प्रवृत्तियों को कहते हैं जो जन्म से होती हैं। सोमैटिक मतलब फिजिकल एक्साइटेशन से रिलेटेड ही होती है, ठीक है? बस ये बेसिक डिफरेंस इतना सा ही होता है इनमें। ये इनबॉर्न टेंडेंसीज होती हैं, जैसे मैंने क्यूरियोसिटी का एग्जांपल बताया, तो इसकी वजह से व्यक्ति में एक्साइटमेंट होती है और वो जो है उस एक्साइटमेंट की वजह से चीजों को सीखता है और क्यूरियस होता है और अपने सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ अवेयर हो पाता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट इसके बाद आता है, हर इमोशंस जो है वो इंस्टिंक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ बता दिया एग्जांपल, क्यूरियोसिटी इंस्टिंक्ट हो गया और उसके साथ इमोशन एक्साइटमेंट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आ गया था स्विंग ऑफ इमोशंस, संवेगों का झूला। स्विंग्स ऑफ इमोशंस का मतलब क्या होता है? एक जो इमोशन होता है उसके साथ कनेक्टेड इमोशंस और एडअप होते चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्विंग ऑफ इमोशन, ठीक है? मतलब एक चीज हो रही होगी ना, तो उसके साथ और सब चीजें भी साथ साथ आ जाती है। जैसे दुख हो रहा होगा तो क्राइंग, रोना भी आएगा, परेशानी भी होगी, और भी गुस्सा भी आ जाएगा सामने वाले पे, नहीं तो अपने आप को ही मारना शुरू हो जाते हैं कई। तो ये सब चीजें या चीजें तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। एक के साथ कनेक्टेड इमोशंस जो होते हैं वो भी अपने आप आ जाते हैं। जैसे हैप्पीनेस के साथ सेटिस्फैक्शन, स्माइल और मतलब लव, ये भी सब साथ कनेक्ट हो जाते हैं, खुशी, ठीक है? और ऐसे दुख के साथ भी, डर के साथ भी और बहुत कुछ कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब वेगों का झूला, ठीक है? और अच्छा, इसके अलावा जैसे हम यहाँ एक इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अलग अलग इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो कि एग्जाम में किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं,
तो अब जब एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं और वो पढ़ने वाला बच्चा है और कम आ गए हैं, तो अब उसे पहली बार तो क्या डर लग रहा है, माता पिता के लिए उसका अलग इमोशन होगा। जब वो उनके सामने खड़ा होगा ना, तो उसे डर लग रहा होगा कि पापा या मम्मी मुझे गुस्सा करेंगे, मारेंगे, डांटेंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए इमोशन हो गया। फ्रेंड्स को फेस करने में शर्मिंदगी महसूस होगी उसी सेम मोमेंट पर, यार नहीं नहीं यार, अब तो मेरी बेइज्जती हो गई क्लास में, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। और टीचर पे हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, इसने अच्छा नहीं पढ़ाया इस बार टीचर अच्छा ही नहीं मिला इस क्लास में हमारे को, अगर अच्छा मिलता तो मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता या पढ़ लेती। तो ये क्या हो गया, स्विंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, सो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग हो जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। सो आगे नेक्स्ट, ये उसका परिणाम होता है। परिणाम मतलब कि आप उस उत्तेजना में रहने की आदत जब पड़ जाती है तो वो फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है इमोशंस में, इमोशंस एंड स्टिमुलाई। हर इमोशन को, स्टिमुलाई का मतलब होता है वो जो आपके मन में उस तरह की उत्तेजना पैदा करती है, वो कारकों को हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे जब बहुत कस के भूख लगती है तो हमारे सामने फूड आ जाए तो फूड मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टिमुलाई, स्टिमुलस हो जाएगा। क्योंकि फूड, अगर आपको सपोज मान लो आपको बहुत कस के भूख लग रही है और कहीं से किसी के घर से खुशबू आ रही हो, तो आपको मन करता है यार ये तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मतलब और भूख बढ़ गई है कि फटाफट मिल जाना चाहिए फूड। तो हर इमोशन का एक अपना स्टिमुलाई होता है जो उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, तो उसे हम स्टिमुलाई बोल सकते हैं। जैसे आप डरावनी पिक्चर देख रहे होते हो, तो और अगर आवाज बंद कर दो पिक्चर में तो डर लगता है, कुछ भी नहीं होता, नहीं होता ना, ऐसा लगता है मजाक चल रहा है। मतलब पुरानी अगर भूत की पिक्चरें देख लो तो उसमें ऐसा लगता है मजाक चल रहा है आवाज बंद, लेकिन आवाज आते ही फिर क्या होता है, फिर वो डर लगता है दिमाग में। तो मतलब हर चीज को बढ़ाने के लिए एक स्टिमुलाई होता है, तो जिसकी वजह से वो और ज्यादा इमोशन जो है निकल के आता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इमोशंस एंड स्टिमुलाई। जैसे डरावनी आवाज मैंने तुम्हें बताया, अब डरावना चेहरा, एक तो डर लगता ही है मुझे, लेकिन अगर कोई सामने डरावना चेहरा लेके आ जाए तो और ज्यादा डर लगेगा। सो ये क्या हो गया, स्टिमुलाई। ऐसे भयंकर जानवर, अब वैसे तो जनरली करके जानवर का नाम सुन के ही कि भाई शेर है, चीता है, कहीं खुला ना आ जाए, सामने ना आ जाए। और मतलब जानवरों से वैसे ही डर लगता है कैजुअली, आपकी गली में डॉग भी हो तो भी पता नहीं होता कि किस टाइम काट ले किसी को भी। लेकिन जब वहां पे डरावने जानवर आ जाएंगे, खतरनाक जानवर आ जाएंगे, तो ये डर और ज्यादा क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं वो हमारे इमोशंस को और ज्यादा एनहांस करती हैं, और ज्यादा उसमें उसको एक्साइट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकी वाइड रेंज होती है। वाइड रेंज का मतलब विशाल क्षेत्र है। इमोशंस का अपना ही एक इतना बड़ा दायरा है कि अपने आप में उसको पढ़ने में ही आपको जो है ना, मतलब काफी एक सफिशिएंट टाइम की जरूरत है, सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत है। सो इसका क्षेत्र अपने आप में काफी ज्यादा वाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है इमोशंस एंड बॉडी चेंजेस, संवेग और शारीरिक परिवर्तन। हर इमोशंस के साथ शारीरिक परिवर्तन जुड़े हुए होते हैं। जब गुस्सा आता है तो चेहरा लाल, आंखें लाल, बीपी अप, मतलब शारीरिक परिवर्तन, मतलब नॉर्मल से हट के, आपको पता ही नहीं है मुंह से आप कितनी तेज, कभी किसी ने आपको सुना ही नहीं इतना जोर से बोलते हुए, लेकिन आज तो कमाल ही हो गई, आपने खूब तेज तेज बोलना शुरू कर दिया, घर में चीजें फेंकना शुरू कर दिया, मतलब आपके अंदर फिजिकल चेंज, जबरदस्त चेंज आ गया है। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने बताया कि जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होगा, इन्होंने आंतरिक परिवर्तनों में बताया, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन में अप डाउन होगा। आपके गुस्सा आने पर आपको भूख भी नहीं लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, और चेहरा, अगर एक्सटर्नल चेंजेस की तरफ बात करें तो चेहरा लाल हो जाएगा, गुस्सा आ रहा है तो रोना भी आएगा, तो आंसू भी आ रहे होंगे और रोंगटे खड़े होंगे, कांप रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। तो ये सब एक्सटर्नल चेंजेस, और इवन उस सिचुएशन से हम भागने का भी कई बार प्रयास करते हैं। सो आई होप, बेटा डोर क्लोज कर। सो आई होप सो ये समझ में आया, हर इमोशंस के साथ बॉडी चेंजेस कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आ गया था इमोशंस एंड कॉग्निटिव अर्ज, हर संवेग के साथ क्रियात्मक प्रेरणाएं। जैसे क्रियात्मक प्रेरणाएं क्या होती हैं, हर प्रत्येक संवेग के साथ कोई ना कोई क्रिया जुड़ी हुई होती है। जैसे क्रिया का मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब जैसे ऊंची आवाज जब आती है या पटाखों की आवाज आती है तो एकदम से पक्षी क्या होते हैं, वहां से उड़ जाते हैं। तो हर इमोशन के साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आता है संवेग की अकस्मात उत्पत्ति, सडन अराउजल ऑफ इमोशंस।
सो कभी भी इमोशंस ऐसे नहीं होगा कि पहले से ही वो ऐसे हो रहा है, मतलब अचानक से उसमें एक आवृत्ति आती है, अचानक से वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। जैसे आप पिक्चर कोई डरावनी देख रहे होते हैं तो अचानक से डर लगने लग जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सीन पर आकर हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, पहले नॉर्मल चल रही होती है लेकिन अचानक से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमें फील होने लगेगा कि नहीं अब डर लग रहा है, नहीं मतलब या तो मत देखो। कई बार हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उस सीन को देखकर कि हमें इसको नहीं देखना, नहीं तो हमें और ज्यादा डर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही पर्टिकुलर पॉइंट पर गुस्सा भी आ जाता है, तो इसमें सडन अराउजल होता है और धीरे धीरे फिर हम उसको शांत कर पाते हैं। इसके अलावा इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, संवेग और बुद्धि। संवेग और बुद्धि में हमेशा क्रॉस कनेक्शन होता है, यानी जिस समय इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं ना, उस समय हमारी मति मारी जाती है, जो मैंने पहले ही एग्जांपल बताया। सो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो वो हमें बाद में समझ आएगा जब हम कूल डाउन होंगे ना, तो क्योंकि हम एक्चुअली दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रेस्पॉन्डिंग करना, एक होता है रिएक्टिंग करना। सो जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जब हम पीसफुल माइंड के साथ बिहेवियर करते हैं तो वहां हम रेस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं या हम किसी एक स्पेसिफिक इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां हम रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम, इसलिए हमारी बुद्धि और मति जो कहते हैं वो मारी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है बेटा एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेज। हर एक के अपने अपने कॉजेज होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, जिसकी वजह से हर एक के इमोशंस अलग अलग होते हैं। तो किसी के अपने अंदर से ही डर होता है, किसी को वैसी सिचुएशन जब बाहर से देखता है तो उसको वो डर फील होता है, रियलाइज होता है। किसी व्यक्ति को तो डर ही बहुत लगता है, हमेशा ही लगता रहता है, चाहे नॉर्मल सिचुएशन हो तो भी लगता रहता है, लेकिन किसी को सिर्फ जब वो पिक्चर देखता है तो थोड़ी देर के लिए वैसा असर उसके ऊपर आता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स, कई बार अपने अंदर इंटरनल फैक्टर्स, जो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति के इमोशंस भी अलग अलग होते हैं। किसी को डर की फीलिंग ज्यादा होती है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, कोई हमेशा हैप्पी रहता है, पीसफुल रहता है। सो हर एक के इमोशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि क्या इमोशंस को डिस्प्लेस किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, मतलब उसका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। तो आंसर इज यस, किया जा सकता है। नाउ कैसे, हाउ, तो कैसे किया जा सकता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा, ऐसा हम बहुत जनरली बार बार करते हैं कि कभी हम ऑफिस गए और ऑफिस में हमारी कोई बात एम्प्लॉयर के साथ हो गई। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि एम्प्लॉयर को कर दे कुछ भी, गुस्सा मतलब मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन कर नहीं सकते। कोई ऐसी बात हो गई, आपकी गलती भी नहीं है, तब भी आपको उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया तो हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अब उस पर निकाल नहीं सकते, तो फिर वो गुस्सा कहाँ निकालें, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, हमें उसको शांत करने के लिए या तो हम कहीं पे, मान लो सपोज किसी की हैबिट है, वो गया कहीं पे समुद्र के आगे जाके खड़ा हुआ और जोर जोर से चीखने लग गया, तो वहां पर वो ठीक हो गया। या वो घर गया तो घर में बीवी को, बच्चों को डांटने लग गए, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इमोशंस को डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो यस, कई सिचुएशंस में हम उसे डिस्प्लेस करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। आई होप सो समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करते हैं, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस, वे कौन से कारक हैं, वे कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभाव डालती हैं हमारे इमोशंस पर, हमारे संवेगों पर। सो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे इमोशंस पर इफेक्ट डालती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वजह से हमें, हमारे उन इमोशंस में तीव्रता आती है या नहीं आती, तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, ठीक है। सो पहला है स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली और होम इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, तो जहां पर बच्चे को ये सब एनवायरनमेंट मिलते हैं और बच्चे को वो चीजें सीखने को मिलती हैं। और शुरू में तो क्योंकि इमोशंस डेवलप ही हो रहे होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की जो ट्रेनिंग मिलती है वो हमारे वातावरण से मिलती है। और उस वातावरण का हिस्सा, चाहे वो घर का वातावरण हो, चाहे वो स्कूल का वातावरण, चाहे वो नेबरहुड हो, चाहे वो सोसाइटी हो, वो सब मिलके हमें प्रोवाइड करते हैं।
और वहीं हमें इमोशंस को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां पर हम स्कूल को अगर बात करें तो स्कूल इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहां तो हमें सबसे ज्यादा ये चीज सीखने को मिलती है। स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, स्कूल को जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा गया है। सो वहां पर तो सबसे ज्यादा बच्चे को ये चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। तो वहां पर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। सो वहाँ अलग अलग सिचुएशन में टीचर्स का कैसा बिहेवियर हो रहा है, वो हमारे सामने किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, सो वो पेशेंस हमारे अंदर भी फिर सिचुएशंस में आती है, डेवलप होती है। तो इसलिए स्कूल का एनवायरनमेंट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का प्रभाव डालता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है फैमिली और नेबरहुड एनवायरनमेंट। सो जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि परिवार का वातावरण, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। अब देखो क्वर्लिंग पेरेंट्स हैं, ब्रोकन होम्स हैं, सिंगल वाइफ है, विडो मदर है, तो यहाँ इन सब कंडीशंस में सबका हट जाना बच्चे के लिए हो जाता है ना, क्योंकि आपस में तो पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन या फैमिली मेंबर्स भी कई बार लड़ रहे होते हैं। सो टैकल कौन करता है? बच्चे करते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा उनके लिए मतलब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस तो अभी डेवलप भी नहीं हुए होते और वो नेगेटिव नेगेटिव चीजें देख रहा होता है, अनहैप्पीनेस देख रहा होता है। सो यहाँ इन सब फैक्टर्स का बच्चे के इमोशंस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और जिसका बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी होता है उसके इमोशंस अपने आप ही स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, सो वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता। सो वो तभी तो कह रहे हैं कि इमोशंस को से कंट्रोल। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो हर व्यक्ति की अपनी हेल्थ होती है, अपना फिजिकल स्टेट होती है, जिसकी वजह से वो सिचुएशंस में उस तरह से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो वो हैप्पी पर्सनालिटी होगी, वो हेल्दी पर्सनालिटी होगी, वो सिचुएशंस में कोई भी सिचुएशन को ना मतलब एक खिलाड़ी की तरह जीते हैं, प्लेयर की तरह टैकल करते हैं। और एक प्लेयर कौन होता है? जिसे पता है कि मतलब वो अपनी जो भी उसकी एनर्जीज है ना, रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसे कैसे रिलीज करना है उसे पता है। तो वो अपने आप थोड़ी देर के लिए उस चीज को छोड़ देगा और फिर बाद में बात करेगा उस बारे में, और सोच समझ के बात करेगा। तो अपने आप इमोशंस को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट अगर हमारा, जैसे बीमारी होते हैं तो बीमार होते हैं तो वैसे ही चिड़चिड़ापन होता है, अकेले रहने का मन करता है, तो कोई आ भी जाए तो हम उसको कहेंगे जाओ हमारा मन नहीं है तुमसे बात करने का, तो अपने आप ही वो चीज रहती है। तो इसलिए फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल हेल्थ जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमोशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है बेटा इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, यानी बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता कितनी है सिचुएशंस को हैंडल करने की। सो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई अबव एवरेज होता है, कोई एवरेज चाइल्ड होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। सो हर बच्चे की इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो सिचुएशंस में अपने अपने अनुसार टैकल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। अगला आ जाता है एज, आयु। सो इमोशंस जो होते हैं वो एज के अकॉर्डिंगली भी चेंज होते चले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे में क्राइंग होता है ना, वो रोकर अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे इमोशंस में चेंजेस आने लगते हैं, स्टेबिलिटी आने लगती है और इमोशंस में चेंज आने लग जाता है। जैसे हेल्दी पर्सनालिटी होगी तो उसके साथ प्लस पॉजिटिव इमोशंस होंगे और आगे चल के भी पॉजिटिव डेवलप होंगे, और जो नेगेटिव या अनहेल्दी पर्सन होंगे तो उनके साथ नेगेटिव इमोशंस जो है वो कनेक्टेड होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सो अगर हम बात करते हैं इमोशंस के साथ, तो सोशल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छी सोसाइटी में बच्चे के लिए अगर सोसाइटी की बात करें तो उसका फ्रेंड सर्कल, उसका पीयर ग्रुप, वो उसकी सोसाइटी है। तो बच्चे को ना अपनी सोसाइटी से अपना इमोशनल डेवलपमेंट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बच्चे खेलने के लिए जाते हैं चाइल्डहुड स्टेज में, तो देखो लॉयल्टी, कोऑपरेशन, ये सब चीजें उसमें डेवलप होती हैं। अब सपोज मान लो उसके ग्रुप के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या डेवलप होगा? गुस्सा, एंग्रीनेस होगी, है ना। और इसके अलावा साथ साथ इरिटेशन, जेलसी, ये चीजें डेवलप होंगी। तो एक हेल्दी ग्रुप और एक अनहेल्दी ग्रुप, तो जिस तरह की चीजें ग्रुप में सीखते हैं, सिखाते हैं,
वही चीजें व्यक्ति में भी आगे चल के डेवलप होती हैं, ठीक है। सो ये भी है हमारा, सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और सोशल डेवलपमेंट नेगेटिव साइड में होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट भी नेगेटिव साइड में ही रहता है, ठीक है। सो इन दोनों में एक सेम पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, एक के कम होने पर दूसरा भी कम होता है। नेक्स्ट आगे आता है एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स, अभिभावकों का दृष्टिकोण। देखो सारी दुनिया एक तरफ, माता पिता एक तरफ। माता पिता, बच्चा सारी दुनिया में कुछ भी उल्टा काम कर रहा होगा, लेकिन मम्मी पापा के सामने आगे बिल्कुल सबरा हुआ सुधरा हुआ बच्चा बन के बिहेव करने की कोशिश करता है कि मम्मी पापा, मतलब बाहर वालों से हमें सुनने को मिलता है, और आगे से फिर मदर बोलती है मेरा बच्चा तो कर ही नहीं सकता, ये तो सारा दिन चुपचाप घर में बैठा रहता है। सो वो क्या है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेरेंट, मतलब पेरेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये बहुत जरूरत है कि हम अपने माता पिता की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। सो अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता तो ये नेगेटिव इमोशंस को जन्म देता है, और अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड हमारे लिए पॉजिटिव होता है ना, तो हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, ऐसे कह लो। तो कोई भी सिचुएशन हमारे ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर अपने घर में ही पहले स्ट्रगल करनी पड़े तो फिर बच्चा सेफ, सिक्योरिटी, इस तरह की फीलिंग ही उसके अंदर नहीं है, तो फिर वहां पर नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही होने हैं, ठीक है। सो ये एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स। देखो एक मदर की नजर में ना अपना बच्चा जो होता है वो बेस्ट, जैसे कैसा भी हो बच्चा, गोरा काला छोटा लंबा जैसा भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कैसा फील करवाती है, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सब में से बेस्ट हो तुम, मतलब इतना अच्छा फील करवाती है। तो ये जो चीज है एटीट्यूड, वो और वो उस बच्चे के लिए वो मानने लग जाता है एक्चुअली में कि यस मैं ऐसा ही हूँ, मतलब कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये जो ये एटीट्यूड है पेरेंट्स का, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है फिटिग। फिटिग का क्या मतलब होता है बेटा, थकान यानी थकावट। सो थकावट का मतलब क्या होता है कि थक जाना, रेस्टलेस हो जाना। जब हम कोई भी काम, दो तरह से थकावट होती है, एक फिजिकल और एक मेंटल। जब शारीरिक कार्य करते हैं तो फिजिकल थकावट, फिजिकली हम थक जाते हैं, और जब मेंटल वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, या कोई ऐसा मेंटल एक्टिविटी करते हैं तो मेंटली थकावट हो जाती है, और दोनों ही थकावट ही है। सो जब थकावट होती है तो फिर क्या होता है, इरिटेशन, गुस्सा भी आने लग जाएगा। अगर तब भी काम करना पड़े, थकावट होने के बावजूद करना पड़ रहा है, तो फिर इरिटेशन होती है। कोई आपसे बात करने आएगा ना, अगर अभी मेरे से बात मत कर, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है पहले ही। कभी मैथ्स का क्वेश्चन 2 घंटे कर रहे हो और थक चुके हो कर करके, और वो तब भी ना सॉल्व हो रहा हो, तो फिर क्या होता है, तो कॉपी फाड़ देते हैं, कागज फाड़ देते हैं, आता है ना ये चीज, कई बच्चे करते हैं ये, और फिर नहीं तो छोड़ के उठ जाएंगे नॉर्मल करने के लिए अपने आप को। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। डोर क्लोज कर देना। आ जाओ। आपकी आईएएस की क्लास है क्या आपकी? फिर शायद पूछ लो उधर कहाँ पे। सो फेटिक भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में और बहुत सारी चीजें, जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एक्सपेक्टेशन लेवल कैसा है। कई बार पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा, टीचर्स का एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और बच्चा कहता है कि मैं कैसे करूं, एक प्रेशर फील करने लग जाता है। सो उसकी वजह से भी उसके अंदर फिर अलग अलग इमोशंस जो है वो उस समय हावी हो जाते हैं। सो ये अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं। जैसे कई बार बर्डन ऑफ टास्क, ये भी अदर फैक्टर्स में आ जाता है। कई बार आप ऑफिस में काम करते हैं लेकिन आपको वहां इतना काम करने को मिलता है, इतना बर्डन होता है कि आपको समझ ही नहीं आता, तो तब भी नेगेटिव इमोशंस अराइज होते हैं, ठीक है। सो ये सब हो गए। और नेक्स्ट आगे आता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होता है व्यवहारिक समस्याएं। कई बार हमारी अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ही आ जाती हैं, ठीक है, व्यवहार संबंधी समस्याएं, कि हम वैसा बिहेवियर ही करने लग जाते हैं। जैसे मानसिक मनोरोगी जो होते हैं वो कई अलग तरह के गलत बिहेवियर्स भी करने लग जाते हैं, जैसे कुंठाओं का शिकार होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो आपने देखा है कि वो जो सीरियल किलर्स होते हैं वो बहुत गलत तरीके से मारते हैं, तो वो क्या होता है, वो इसी का ही शिकार होते हैं, ठीक है। सो कुछ भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कई बार हमारे इमोशंस को डगमगाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो ये आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बन गया बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस। सो आई होप सो समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस।
अब एज अ टीचर हम, क्योंकि हम यू ऑल आर प्यूपिल टीचर्स, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके अपने इमोशंस कैसे हैं, आप क्या बैलेंस्ड रहते हैं कि नहीं रहते। चलो ठीक है, गुस्सा तो सबको आता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, तो ये सब एक्साइटमेंट के जो वेज हैं वो सबके अंदर दिए हुए हैं भगवान ने, लेकिन एबिलिटी क्या है, हाउ यू कैन कंट्रोल दिस, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स की जो एक टास्क, एक ड्यूटी बन जाती है, वो क्या बनती है, अच्छे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डेवलप करना और नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने की कोशिश करना, उसके लिए अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छे से अच्छी टेक्निक्स यूज करना और बच्चे को उस तरह से समझाना, उस तरह से अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने इमोशंस को डेवलप कर सके। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, तो देखो इन्होंने इस आंसर को बताने के लिए दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। एक तो सबसे पहली बात, इमोशंस कितनी तरह के होते हैं, पहले हमें वो समझना है, और फिर इमोशंस को किस तरह से डेवलप करना है एज अ टीचर, उस बात को हमें समझना है। तो पहले इन्होंने इसमें बताया टाइप्स ऑफ इमोशंस। अच्छा, वन मोर थिंग, इन्होंने इस बात को शुरू किया इमोशनल डेवलपमेंट से। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? सो व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल डेवलपमेंट? It is the development of the capability to balance your emotions. What is emotional development? It is the development of the abilities to control, to balance your emotions. Is it okay? That is called as emotional development. संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेगों को नियंत्रित करने की योग्यता का विकास। Is it okay? तो जैसे सिचुएशंस तो सबके ऊपर हावी होती है, लेकिन आप एक खिलाड़ी की तरह उसको कैसे टैकल करते हैं, उस एबिलिटी का डेवलपमेंट करना ही इमोशनल डेवलपमेंट होता है। आई होप सो यहां तक क्लियर हुआ। ये तो हो गया इसका मीनिंग। पहले इमोशंस का मीनिंग समझा था, अब इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब समझा है। अब आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ इमोशंस क्या होते हैं। सो इसके प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग इमोशंस कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने इसको डिवाइड किया, देखो कुछ 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप बताया पॉजिटिव इमोशंस। पहला कौन सा बताया? पॉजिटिव इमोशंस, यानी सकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग वो मतलब पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जो दूसरों के भले के लिए होते हैं, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए होते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द अदर्स। चाहे आप उसमें चाहे आप उसके लिए किसी को गुस्सा भी कर दो, कहने का मतलब चाहे उसमें पॉजिटिव भी हो चाहे उसमें नेगेटिव भी हो, लेकिन दूसरे के भले के लिए होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं ना, जैसे एक सिचुएशन में झूठ बोलना भी गलत नहीं होता अगर वो किसी के भले के लिए हो। तो अगर आप कड़वी दवाई किसी को दे रहे हो तो उसे ठीक करने के लिए दे रहे हो ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस का मतलब क्या है? ऐसे इमोशंस जो किसी के भले के लिए हो। समझ आ गया? तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इमोशंस। अब इसमें जैसे आपके एंटरटेनमेंट वाले आपके जो आते हैं, जैसे सपोज आप ये कपिल शो देखते हो, कितना खुश होते हैं, कितना मजा आता है, मतलब पूरे दिन की थकावट, मुझे लगता है अगर कोई ये उसको अच्छे से देख ले तो हंस हंस के मतलब बिल्कुल बढ़िया मजा आ जाता है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो शो हो गया ये क्या हो गया? पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो ये नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। आपके ऐसे इमोशंस जो दूसरों के भले के लिए नहीं है, मतलब उन्हें खत्म करना जरूरी हो जाता है, वो नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं। जो दूसरों के वेलफेयर के लिए नहीं है, दूसरों के हित के लिए नहीं है, ऐसे इमोशंस को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, ये अनुचित कह सकते हैं। अगर उचित और अनुचित की दृष्टि में देखा जाए तो पॉजिटिव इमोशंस उचित होते हैं, एप्रोप्रिएट होते हैं, और ये अनुचित होते हैं। इसमें तीव्रता, आवृत्ति, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि मतलब इनकी फिर स्ट्रॉन्गनेस कितनी है, कितने ज्यादा हावी हैं आपके ऊपर, तीव्रता कितनी ज्यादा है, और कितनी ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो ये सब चीजें इसमें फिर बताई जाती हैं कि किस तरह से हमें जो है इसको खत्म करना है। जैसे देखो थोड़ा थोड़ा डर लगना तो समझ में आता है, लेकिन ये डर ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, नहीं तो क्या होगा? हार्ट अटैक भी आ सकता है इंसान को, मतलब उस समय कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। ऐसे ही गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, जेलसी, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये हमारे ऊपर हावी हो जाए तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
इसलिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ। तो पॉजिटिव समझ में आया, नेगेटिव समझ में आया। तीसरा आ जाता है प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी यानी प्राथमिक संवेग। प्राथमिक का मतलब क्या होता है कि वो जो सबसे पहले हमारे ऊपर आते हैं, हावी होते हैं। प्राथमिक संवेग लक्ष्य केंद्रित व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार का मतलब क्या होता है, आपने जिस टारगेट को अपने लिए सेट किया है और उस टारगेट से रिलेटेड जो सबसे पहले इमोशंस हमारे अंदर आते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इमोशंस। समझ आया? जैसे सपोज मान लो हम जो है हम पास होना चाहते हैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से। एक तो होता है अच्छे नंबरों से, लेकिन कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तब भी हम ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं और बहुत अच्छे नंबरों से। तो बहुत अच्छे नंबरों से मतलब कि हमारे 90% आ जाए मान लो। अगर हम ये सोच रहे हैं 95% आ जाए, और लेकिन अभी आए कितने में 40% या 50% किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम जितना मर्जी पढ़ते हैं वो हमें समझ ही नहीं आता। और हम उम्मीद क्या रख रहे हैं 95% की। अब अगर ये लक्ष्य हम निर्धारित करें तो ये कैसा टास्क है, इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट टू अटेन है, इतना तो कहेंगे ही ना। अब ये जितना ज्यादा डिफिकल्ट है उतना ज्यादा हमारे अंदर क्या रियलाइज होगा, हमारे को नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हावी होंगे हमारे ऊपर। तो इमोशंस जो होते हैं वो हमारे लक्ष्य के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी संवेग जो होते हैं वो हमारे इमोशंस के साथ, हमारे एम के साथ कनेक्टेड होते हैं ज्यादातर, ठीक है। दूसरा आ जाता है आत्म मूल्यांकन से संबंधित संवेग। फोर्थ टाइप इसमें क्या बताया गया है, आत्म मूल्यांकन से संबंधित संवेग। इमोशंस पर्टेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल का मतलब होता है जो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, सेल्फ अप्रेजल। सो जैसे कि मैंने अपने आप को कंपेयर किया अपने फ्रेंड से, वो तो बहुत अच्छा है, मैं तो हूं ही नहीं, तो जेलसी अराइज होगी, है ना। सो इस तरह से जो इस तरह के इमोशंस होते हैं, या फिर मैं तो इस बार अच्छा ही नहीं पढ़ पाया तो अपने ऊपर गुस्सा आएगा, ये तो अच्छा पढ़ रहा है मैं तो अच्छा ही नहीं पढ़ पा रही, तो इसमें क्या होगा, गुस्से वाले इमोशंस। सो ये सब इमोशंस होते हैं जो सेल्फ अप्रेजल से, सेल्फ अप्रेजल में ना आप अपना काम देखते हो और दूसरे का काम देखते हो, और जब उन्हें कंपेयर करते हो तो तब उस तरह के इमोशंस जो हैं वो अराइज होते हैं। कई बार सेटिस्फैक्शन, जब मैंने अच्छा कर लिया अपने अनुसार, उससे ज्यादा अचीव कर लिया, तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, उसके बाद फिर वो भी नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये एपिसोड्स हैं, एक चीज तो हमेशा रहनी ही नहीं है ना। तो जब पता है कि एक चीज रहनी ही नहीं है तो हावी क्यों होने देना भाई, होता तो वो थोड़ी देर के लिए है। मान लो तुम्हें बहुत सब कुछ मिल जाए, तुम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तुम अभी आज चाहते हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो गवर्नमेंट जॉब जिस समय लगेगी बड़ी खुशी होगी, सबको बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, पिकनिक पार्टी पर करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर तो वो रूटीन ऑफ, मतलब पार्ट ऑफ रूटीन हो जाता है, फिर तो वही रोज, मतलब मे भी हो सकता है कि बीच में बोरियत भी कभी फील करोगे, या रोज वही ड्यूटी, रोज सुबह जाते हैं पढ़ाने, दोपहर को फिर घर आ जाते हैं, वो भी लगने लगता है कई बार। तो कहने का मतलब इमोशंस जो होते हैं वो फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, और ये दूसरों से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जब हम अपने आप को सेल्फ अप्रेजल दूसरों के साथ करते हैं तो वहां पर भी ये कनेक्ट होते हैं। और लास्ट इसमें बताया गया इमोशंस पर्टेनिंग टू अदर पर्सन्स। इमोशंस पर्टेनिंग टू अदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों से संबंधित संवेग। दूसरे व्यक्तियों से संबंधित संवेग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इमोशंस तो आपके हैं बट व्यक्ति दूसरा है, कनेक्ट उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे वहां तो आपने अपने काम को कंपेयर किया था ना, यहाँ काम कोई नहीं है लेकिन फिर भी वो इमोशंस कनेक्टेड है। जैसे अपने पेरेंट्स के लिए हमारे अंदर रेस्पेक्ट होता है तो प्रेम का भाव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरे व्यक्ति से संबंधित। अब जैसे जिसको हम प्यार करते हैं और वो दूर चला जाए, चाहे फॉर टेम्परेरीली दूर चला गया, तो हम क्या होगा, हमें अब अंदर से एक वो लोनलीनेस वाली फीलिंग होगी, तो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तो ये जो इमोशंस है ये क्या होते हैं, दूसरे व्यक्तियों की वजह से, ठीक है। कोई आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये इमोशंस आपके अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इमोशंस पर्टेनिंग टू अदर पर्सन्स। जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल यहाँ बताया है, कुछ संवेगों का संबंध दूसरे व्यक्तियों से होता है, जैसे प्रेम का संवेग, सो प्यार। तो जब वो जिसको आप प्यार करते हैं वो दूर चला जाए या इधर उधर हो, तो आपको वो आपके ऊपर हावी होगा, ठीक है, वो बात हावी होगी। ये हो गया बेटा आपका एक टाइप्स ऑफ इमोशंस।
अब इन्होंने अगला क्वेश्चन बताया है डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने बात करी इमोशनल डेवलपमेंट की, तो इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस। अभी इन्होंने डेवलपमेंट का आंसर ना दिया नहीं है कि किस तरह से, कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आएगा आगे चल के, रोल ऑफ टीचर पे आइए आंसर, ठीक है। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस। अलग अलग अवस्थाओं में होने वाला संवेगात्मक विकास। सो अवस्थाएं जब हम बात करते हैं, सो कौन कौन सी हो सकती हैं वो, इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस पीरियड। तो इन्होंने यहाँ हर अवस्था के अनुसार बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बता दिया है। सो सबसे पहला जो इन्होंने सवाल दिया वो इन्फेंसी पीरियड दिया हुआ है, शैशवावस्था। सो शैशवावस्था में ज्यादातर क्या होता है, प्लेजेंट इमोशनल रेस्पॉन्स होता है। मतलब आप बच्चे को, प्लेजेंट का मतलब क्या है कि आप बच्चे के साथ जितना अच्छा एनवायरनमेंट, धीरे धीरे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, बच्चा प्लेजेंट उसमें ही रहता है, ठीक है। सो कौन सा होता है, प्लेजेंट इमोशनल रेस्पॉन्स। कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, कोई बात नहीं, कुछ चीजें कई बार नहीं भी आपका कंबाइन कई बार दे देते हैं ना। लेट मी चेक, मैं वही चेक कर रही हूँ, एक मिनट, पेज नंबर 160 था ना पहले। इन्होंने ना इसको कंबाइन करके दे दिया, इमोशनल डेवलपमेंट चाइल्डहुड एंड स्कूल इयर्स, ठीक है। इन्होंने ना कंबाइन करके दे दिया है, देखो ये जो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस वाला कंबाइन करके दे दिया है। सो वो बस हिंदी मीडियम में थोड़ा अलग अलग करके हेडिंग्स में दिया हुआ है, ठीक है। और आगे तो फिर वही रोल ऑफ टीचर आ ही जाता है ना। सो इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड में आप क्या बता सकते हैं, जनरलाइज्ड प्लेजेंट इमोशनल रेस्पॉन्स। यहाँ पर बच्चे में क्या कैपेबिलिटी होती है, जनरलाइज्ड प्लेजेंट इमोशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। सो क्या है, आनंदमयी संवेगात्मक अनुक्रिया की योग्यता रखता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो उसको जितना ज्यादा अच्छा, जैसे उसकी आवश्यक बायोलॉजिकल नीड्स जितनी ज्यादा पूरी करते हैं, जैसे जब बच्चा रो रहा है तो उसको मदर चुप करवाने के लिए हर वो कोशिश करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये ना एक्चुअली प्राइमरी ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। एरिक्सन ने इसे नाम दिया है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का, कि जब बच्चे की प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, और ट्रस्ट के साथ साथ पॉजिटिव इमोशंस। लेकिन शुरुआत में तो वो प्लेजेंट इमोशनल रेस्पॉन्स ही देता है, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे करता है कि किस तरह से हम बच्चे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम बच्चे को पाल रहे हैं। तो जब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जॉब पर जाते हैं, और पीछे से कौन उसकी हैंडलिंग कर रहा है, वो कितना ध्यान दे रहा है। कई बार बच्चा शुशु पॉटी कर देता है और वैसे ही गीला पड़ा रहता है, तो उससे उसके अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन डेवलप होगा, उसे बायोलॉजिकल नीड्स जो है वो समझ ही नहीं आएंगी कि किस तरह से जो है, मतलब वो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली रियलाइज ही नहीं कर पाएगा जो सूखे रहने का होता है। जैसे ये एग्जांपल जो है कि गीलापन और सूखापन दोनों से उसे एक डिफरेंट इमोशंस भी तो डेवलप होंगे साथ साथ। तो ये जो चीज है ये बच्चा फील ही नहीं कर पाता। तो होता तो है जन्म के समय तो उसमें प्लेजेंट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बाद में जो सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं, वो इसको बनाए रखने में मदद करती हैं और प्राइमरी ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती हैं, और नहीं तो वो मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। ऐसी अनुक्रिया को वह साधारण अस्पष्ट आवाजों को निकालकर प्रदर्शित करता है, यानी बच्चे किलकारियां मारते हैं। चिल्ड्रन क्या करते हैं, चिल्ड्रन यूज बैबलिंग, मतलब और कूइंग, स्माइलिंग, मतलब बच्चे किलकारियां मार के जो हंसना होता है उसे कूइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? तो वो मतलब इसके थ्रू अपनी खुशी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है छोटा बच्चा, ठीक है। इसके अलावा चिल्लाकर, टांगे मार मार कर प्रदर्शित करते हैं, यानी वो क्या क्या करते हैं, क्राइंग भी करता है जब उसे भूख लगती है और प्यास लगती है तो ये क्राइंग करेगा। और इसके अलावा क्या करता है, लेग्स मूव करता है, ठीक है। मतलब छोटे बच्चे के टांगे सारा दिन हवा में रहती हैं,
और जब वो अपनी मम्मा को देखता है तो वो और ज्यादा तेज मारता है, मतलब वो कि मम्मा उसे गोदी में ले ले। वो उनको प्यार दिखाने के लिए वैसी चीज अपनी एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा जन्म के समय और उसके बाद भी बच्चा केवल चिल्लाता ही है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब टिल द 1 मंथ जो है बच्चा अपनी हर चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, थ्रू क्राइंग। किसके थ्रू एक्सप्रेस करता है, क्राइंग के थ्रू। जैसे कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो बच्चा हर चीज को, या उसने सुसु पॉटी कर दिया है तो वो हर चीज को क्राइंग से, उसके पेट में दर्द है तो वो करा के रोता है, मतलब मम्मी को समझ आ जाता है, हर उस रोने को वो डिफरेंस कर लेती है कि अब इसे भूख लग रही है, अब इसे जो है पेट में दर्द हो रहा है, या अब इसे जो है कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, इसने पॉटी सुसु कर लिया है, या अब ये गोदी में आना चाह रहा है, या अब ये सोना चाह रहा है। मम्मा को हर बात समझ में आ जाती है, तो उसकी क्राइंग से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज। देखो, जब कष्ट और दर्द के कारण बच्चा रोता है तो उसकी चीखों की आवाज बहुत ऊंची होती है, यानी जब उसके पेट में दर्द होता है या उसको कोई परेशानी शरीर में फील हो रही होती है तो वो चुप ही नहीं करता, वो रोता चला जाता है। तो वो रोकर अपने उस इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होता है अपनी उस सिचुएशन को, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे का कष्ट तब तक दूर नहीं किया जाता जब तक वह चिल्लाना बंद नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि मतलब बच्चा जो है तब तक ही तो रोता रहेगा ना जब तक कि उसकी उस प्रॉब्लम को खत्म ना कर दिया जाए। तो जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो बच्चा भी पीसफुल हो जाएगा, शांत हो जाएगा और दोबारा से ठीक हो जाएगा। क्रोध का प्रदर्शन भी बच्चा चिल्लाकर करता है। छोटे बच्चे को गुस्सा भी आ रहा हो ना तो वो उसे भी किसके थ्रू एक्सप्रेस करता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्राइंग ही वे है, रोकर ही करता है, ठीक है। पहले मास में बच्चा शारीरिक उद्दीपनों को हर्ष और विषाद के द्वारा यानी स्माइल के थ्रू और क्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो फर्स्ट मंथ में मैंने आपको बताया ना, उसमें क्राइंग होती है और कुइंग होती है, क्राइंग और कुइंग के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है। फिर धीरे धीरे तीसरे महीने में बड़ों के हंसने पर, उनके साथ खेलने पर वह मुस्कुराने का प्रयास करता है। मतलब जब बच्चा समझने लग गया कि ये उसकी मदर है, मतलब मदर भी नहीं कि ये वो पर्सन है जो हमेशा मेरी जो है हर सिचुएशन में मतलब मेरे को हेल्प करती हैं, तो इसी से मदर की भी जो नेम आइडेंटिटी है वो तो बाद में डेवलप होती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो मेरी मदद कर रहा है वो चीज वो फील करने लग जाता है। और जब वो सामने होता है तो वो अपने आप को सेफ सिक्योर फील करता है, और जब वो मदर सामने नहीं होती है तो वो उसके अंदर ये सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो मतलब उसको रियलाइज करता है कि वो नहीं है। तभी तो अननोन पर्सन को देखकर बच्चे रोते हैं, और जब नोन परिचित लोग होते हैं उन्हें गोदी में लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, ये चीज, ठीक है। शिशुओं के संवेग बहुत तेजी से बदलते हैं, मतलब इनके इमोशंस जो है दे चेंजेस वेरी मतलब फास्टली, बहुत क्विकली चेंज होते हैं। क्विकली क्यों चेंज होते हैं? जैसे 1 मिनट में बच्चा हंस रहा होता है और दूसरे ही मिनट में रोने लग जाता है, मतलब और इतनी तेज होता है कि आंसू भी आ रहे होते हैं लिटरली। तो बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत तेजी से बदलते हैं। 5 साल की आयु तक बच्चों के संवेगों पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारे एनवायरनमेंट की, क्योंकि जन्म के समय तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट शून्य होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो संपर्क में आता है सोसाइटी के, तो तब उसको जो है ये चीज समझ में आती है कि किस तरह के इमोशंस को जो है हमें अपने अंदर हमेशा के लिए रखना है और किस तरह के इमोशंस को हमें जो है लीव करना है। वो चीज उसे सोसाइटी के संपर्क में आने के बाद समझ में आती है। कई बार बच्चे अपने इमोशंस को मतलब छुपाने की भी कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि कई बार वो मतलब कोई चीज को अपने छुपाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों से वो चीज आपको समझ में आ जाती है कि वो जो है अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये तो थे प्राइमरी इमोशंस जो इन्फेंसी पीरियड में ज्यादातर बच्चों में आप देखते हैं। इसके बाद आता है चाइल्डहुड स्टेज। सो चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे पहली बार ना उनका जो सर्कल है वो बढ़ता है और बच्चा जो है वो गैंग एज में आ जाता है, गिरोह आयु। सो गिरोह आयु का मतलब क्या होता है कि जो चाइल्डहुड स्टेज में पहले प्री चाइल्डहुड में तो वो दो तीन फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन पोस्ट चाइल्डहुड में आते हैं तो बच्चों के गैंग मतलब ग्रुप्स बन जाते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। बॉयज है तो बॉयज के ग्रुप में रहना और गर्ल्स है तो गर्ल्स के ग्रुप में रहना उन्हें पसंद होता है, और उस ग्रुप का एक लीडर भी जरूर होता है। और वो लीडर कौन होता है उस ग्रुप का? बॉयज में जो हेल्दी पर्सनैलिटी होगी, इफेक्टिव होगा
और जो फटाफट से मार पीट के भी दूसरे को जो है ना अपनी बात मनवा लेगा, वो होता है बॉयज में। और गर्ल्स में जो स्मार्ट होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, क्यूट होते हैं बच्चे गर्ल्स, वो अपनी बात फटाफट मनवा लेती हैं, ठीक है। सो ये दोनों में मतलब, और ग्रुप में बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो यहाँ पर उसी की वजह से इमोशंस कई तरह के डेवलप होते हैं। इस अवस्था में चिंताएं, एंग्जाइटीज आने लग जाती हैं। सो जैसे बच्चों को पढ़ाई का भी थोड़ा सा समझ आने लग जाता है, और बच्चे को अपने ग्रुप में उसको अगर प्लेस नहीं मिलता तो भी उसे एक चिंता होती है कि वो किसी ना किसी ग्रुप का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन जब उसे वो सदस्यता नहीं मिलती है, वो मेंबरशिप नहीं मिलती है, तो भी उसके अंदर एंग्जाइटी उस समय नजर आती है। बाल्यावस्था में क्रोध का मुख्य कारण कुंठाएं होती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है बच्चे को। मतलब कि कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई उसको जो है ध्यान नहीं दे रहा, और वो सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तो उसे क्या होता है, एंग्रीनेस, गुस्सा आता है, ठीक है। और इस अवधि में संवेग पहले के कंपैरेटिवली मोर कंट्रोल्ड होते हैं। इस ड्यूरेशन में, जैसे पहले तो बच्चे के इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे थे, एक एक मिनट में चेंज हो रहे थे, लेकिन इस अवस्था में आते आते उसे अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आ जाता है। मतलब अगर आप बच्चे से कह रहे हो कि बेटा ये चॉकलेट या टॉफी इस शॉप में नहीं मिल रही है, इस मार्केट में भी नहीं मिल रही, तो आप 2 दिन रुको, मैं मंगवा देता हूँ, तो वो 2 दिन का वेट कर लेगा। तो मतलब उसे अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आ गया है, ठीक है। इस अवस्था के बच्चे अपनी प्रसन्नता को मुस्कान द्वारा और अपने जो परेशानी होती है उसको गुस्से से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी से एक्सप्रेस करते हैं। उसके अलावा इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं अपने घरेलू नाम से संबोधन करवाना पसंद नहीं करते। मतलब उनका जो जैसे मान लो, मतलब मेरा बेटा भी ये चीज करता है, तो उसको जैसे देवांश बोलना है ना, अगर उसको हम बोलते नूनू इधर आ, कहेगा आप मेरे को मेरे नाम से बुलाओ, तो वो उसको अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंड्स के सामने तो खास तौर पे वो निक नेम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें अपना नाम पसंद आता है, तो वो चीज जो है नेम से उनको अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा बालक में समूह भावनाएं विकसित होने लगती हैं, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, ग्रुप फीलिंग्स उनमें डेवलप होने लगती हैं, और दे वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ सम ग्रुप, किसी सदस्य ग्रुप का वो सदस्य बनना चाहता है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में स्थायी भाव और मनोग्रंथियों के कारण उनमें गुस्सा आने लग जाता है, मतलब सेंटिमेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं उनके, ठीक है। और कुछ ऐसे मनोभाव, मनोग्रंथियां होती हैं, वो उनमें डेवलप होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें गुस्से वाले भाव जो है वो दिखाई देने लगते हैं। और लास्ट इसके बाद आते हैं बेटा एडोलेसेंस वाला पीरियड। एडोलेसेंस को ज्यादातर मैंने बताया था 12 से 18 साल के टाइम पीरियड में कहा जाता है, और इस अवस्था के लिए स्टैनले हॉल बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। स्टैनले हॉल ने क्या बताया है, एडोलेसेंस is a period of stress, strain, storm and conflicts। इस अवस्था को क्या कहा गया है, इस अवस्था को कहा गया है तनाव, तूफान, दबाव और संघर्षों का काल। तनाव, तूफान, दबाव और संघर्षों का काल, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये स्टैनले हॉल के वर्डिंग्स हैं। इसे क्यों ऐसा कहा गया है इस पीरियड को, उसके पीछे कारण है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो इस अवस्था के बच्चे फील करते हैं, जैसे गर्ल्स की आवाज पतली, बॉयज की हैवी हो जाती है, और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बॉयज की मुस्टैशेस वगैरह आने लग जाती हैं, गर्ल्स में भी चेंजेस होते हैं। सो इन सब चेंजेस की वजह से हम सब कॉन्शियस होते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है जिससे हम ये सब बातें कर सकते हैं। सो पेरेंट्स के साथ भी शेयरिंग करने में हमें जो है एक शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है। सो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। सो एक तो फिजिकल चेंजेस, दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरा कारण होता है आइडेंटिटी क्राइसिस,
पहचान पाने की इच्छा, इसे पहचान संकट भी कह सकते हैं। सो मतलब अपनी इमेज एक फ्रेम करना, कि आइडेंटिटी स्थापित करना कि मैं कौन हूं, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स माय टीचर, टुवर्ड्स माय फ्रेंड। सो ये चीज एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना। सो एक ये, और इसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस के अलावा कॉन्शियस टुवर्ड्स फ्यूचर, भविष्य के प्रति सचेत। सो भविष्य के प्रति सचेत का मतलब क्या होता है कि अपने आप को चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब लगे आगे चल के, कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है बच्चा कि मुझे क्या काम मिलेगा, मैं क्या करूंगा, तो ये सब चीजें। और अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। सो गर्ल्स है तो उन्हें बॉयज के ग्रुप में, बॉयज है तो उन्हें मतलब मिक्स्ड ग्रुप्स हो जाते हैं इस टाइम पर। इससे पहले वाली अवस्था में होमोजीनियस ग्रुप थे ना, बॉयज को बॉयज के साथ खेलना पसंद था और गर्ल्स को गर्ल्स के साथ। लेकिन इस अवस्था तक आते आते बच्चों के जो ग्रुप्स हो जाते हैं वो हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। सो गर्ल्स और बॉयज के मिक्स ग्रुप्स नजर आते हैं। और अपोजिट अट्रैक्शन क्या होता है कि हम अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे सुंदर सुंदर बन के आएंगे, अच्छे से अपने आप को 10 बार मिरर इमेज गेज करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, ठीक है। सो इन सब कारणों से ही उन्होंने कहा कि दिस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्टॉर्म। और इसमें जो आपके इमोशंस होते हैं अगेन वो बहुत ज्यादा सेंसेशनल होते हैं। मतलब बच्चा कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अगर किसी को प्यार करेगा तो जरूरत से ज्यादा, किसी को गुस्सा करेगा तो जरूरत से ज्यादा, और उसे लगेगा वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल सोसाइटी। वो किसी भी एक्सटर्नल सोसाइटी में, चाहे उसके पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, वो किसी के भी प्रेशर को नहीं लेना चाहता। मतलब अगर उसने अपने घर में बोल दिया कि भाई मुझे ये काम करना है और मम्मी पापा मना कर रहे हैं, तो वो शायद घर भी छोड़ देता है। मतलब कहीं भाग जाएगा, या उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा कि उसकी बात क्यों नहीं मानी जा रही। तो ये चीज उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो और इन्हीं के आधार पर उसके इमोशंस भी होते हैं, डेवलप होते हैं। सो उन्होंने देखो वेरियस कॉजेज ऑफ इमोशंस, यहाँ पर कारण बदल जाते हैं। पहला इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर जो बालक के इमोशंस होते हैं और जो किशोरों के इमोशंस होते हैं उनके कारण, बचपन में हम एक डॉल खिलौने के लिए लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, हो सकता है बाद में ये डॉल और खिलौना जो है वो असली लड़की या असली लड़का हो जिसके लिए चेंज हो जाए। तो इमोशंस के कारण बदल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई अच्छी, मतलब कोई चाहता हो कि मुझे हीरोइन बनना है और मम्मी पापा से बोले जा रहे हैं या हीरो बनना है तो मुझे जाने दो, कारण बदल जाते हैं। इज इट ओके? पहला पॉइंट। दूसरा, अनस्टेबल, इस अनस्टेबल इमोशंस, इस अवस्था के जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, जैसे मैंने बताया ना सेंसेशनल होते हैं बच्चे। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस, इस अवस्था में उनमें जो इमोशंस की स्ट्रेंथ होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, तभी तो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो बहुत स्ट्रांग होती है उनके अंदर। जैसे किसी को इन्होंने बताया ना, जैसे सेक्सुअल और फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से अगर एक किशोर किसी को प्रेम करता है तो वो चाहता है कि मतलब उसकी लिमिटेशन बहुत आगे तक हो, मतलब वो किसी भी हाल में उसको छोड़ेगा नहीं। तो उस तरह का उनके अंदर भाव होता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड होते हैं, मतलब कि इसे तूफान और संघर्षों का काल कहा इसलिए गया है क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, आपको उसे कंट्रोल करना मुश्किल लगता है। कहते हैं इस अवस्था में अगर बच्चा सेफ रह जाए, पेरेंट्स को ऐसे कहा जाता है, तो मतलब बच्चे की लाइफ सुधर गई। मतलब अगर यहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, बैलेंस करना सीख लिया तो फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ इमोशंस, अच्छा डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। और शेयरिंग ऑफ इमोशंस, उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे कि वो अपने इमोशंस को बांट सके, अपने मन की बातों को बांट सके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इमोशंस में उनका वरीनेस, हैप्पीनेस, अचीवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। डे ड्रीमर्स होते हैं, डे ड्रीमर्स का मतलब दिन में सपने देखना, ऊंची उड़ानें भरना, शॉर्टकट्स ढूंढना, अभी के अभी करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, मतलब ये इस अवस्था में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा हीरो वर्शिप, किसी ना किसी नायक पूजा, मतलब किसी ना किसी को अपना आइडियल मानते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके टीचर, पेरेंट्स, हीरो हीरोइन,
राइटर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज होती है इस अवस्था में। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा होती है, और इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज, उन्हें सब कुछ ग्रुप में खेलना रहना पसंद होता है। और नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म, उन्हें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं होती इस अवस्था में, ठीक है। ज्यादातर जिन फ्रेंड्स साथ रहते हैं तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जो इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सो आज की क्लास समझ आई। सो मैं अभी यहीं पे ही बंद कर रही हूँ क्लास को। बाय बाय ऑल ऑफ यू।